हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। एक सेकंड में इसको ज़रा सा सेटिंग्स कर लेता हूँ, उसके बाद हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वन सेकंड, ओके। ओके, तो सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। किस किसने ज्वाइन कर लिया है? अर्चना, मौमिता, अमित, प्रीति, सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? क्या आप सभी तक मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। ओके, ऑडियो वीडियो सभी तक आ रही है ना क्लियरली? कोई समस्या तो नहीं है? मैं भी एकदम ठीक हूँ। आप सब बताइए, क्या हाल चाल है आप सभी के? चलिए, आज हम बिल्कुल समय पे पहुंच चुके हैं सभी। आप भी और मैं भी एकदम समय पे आ गए हैं। ओके, तो बल्कि समय से पहले इंतजार करना शुरू कर दिए थे। आवाज नहीं आ रही है? प्रीति बोल रही है आवाज नहीं आ रही है, बाकी सभी बताइए। ऐसा है क्या? ऑडियो वीडियो के बारे में बताइए। देखिए, क्लियर है प्रीति। और एक चीज आज आपने बहुत बढ़िया करी है कि आते ही आवाज अपनी म्यूट रखी है, जिससे शुरुआत होते ही क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं रहेगा। हम आराम से, आप भी सुन पाएंगे, मैं भी सुन पाऊंगा, है ना? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जुलाई 2016 के पीवाईक्यू चल रहे हैं, आज हम पेपर 3 का थ्री पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये सभी पीवाईक्यू सेशन आप जानते हैं कि लाइव क्लास जूम ऐप पर हो रहे हैं। तो आप जूम ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो बाद में इसको यूट्यूब में रिकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो 10 बजे ये क्लासेस होती हैं वैसे तो, लेकिन आज क्योंकि आपको जानते हैं मुझे थोड़ा सा जल्दी आगे जाना है, जिस वजह से मुझे इसे इस समय पर सुबह 7:15 बजे के समय पर इसे लेना पड़ रहा है क्लास को। अदरवाइज ये क्लासेस कब होती हैं? तो ये क्लासेस 10 बजे होती हैं। आप 10 बजे ही ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। साथ ही मैं आपको ले चलूँगा डिटेल्स में। ये सभी डिटेल्स आप अनअकैडमी के बारे में जानते हैं, और ये मेरे बारे में कुछ बातें हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं, कि जिससे आपको मुझसे कनेक्ट होने में आसानी मिलेगी। गुड मॉर्निंग वेदाश्री, गुड मॉर्निंग। तो सभी फटाफट से ज्वाइन करते रहिए। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आपका, हमारा, हम सबका, जिसमें आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, जैसे कि मैं आपको दिखाता रहता हूँ। ये यूनिट 9 की प्लेलिस्ट है, इसको आप सीक्वेंस में देखिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। और इसके अलावा आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, जिसका नाम है ये मॉडल्स एंड थ्योरीज। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको निश्चित रूप से बहुत ही फायदा होने वाला है। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, तो और ये आप सभी का देखिए टेलीग्राम चैनल, इसमें जरूर ज्वाइन करना है। सारे पीडीएफ नोट्स आपको यहीं पर मिलते हैं। आप सभी जो भी नए बैच को, जो भी हमारा पेड बैच है उसमें ज्वाइन करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये तो इनमें से कोई पेड बैच नहीं है। ये आपका डिस्कशन ग्रुप है, और ये आपका ये ग्रुप है, और ये आपका चैनल है। जब कभी भी आपको नोट्स सर्च करने हैं तो देखिए यहाँ पर क्लिक किया करें, ऊपर इस नाम पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से फाइल का एक ऑप्शन मिलता है। मिलता है किस नाम से?
फाइल, इस नाम में आपको जाना तो सारी पीडीएफ फाइल आपको वहीं पर मिलती है। और कोई भी पेड ग्रुप से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों को ज्वाइन करना आपके लिए मस्ट है, क्योंकि यहीं से आपको बहुत लाभ होने वाला है। यहाँ साथ ही आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो आते रहिए सभी, ज्वाइन करते रहिए। बस अब हम बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ, और मैं लेके चलता हूँ आपको उस स्लाइड पर जहाँ से हमको आज डिस्कशन शुरू करना है। ओके, ठीक है। तो कल हमने लगभग 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ज़्यादा तो नहीं कर पाए थे हम। हम्म। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और आपको कमेंट में आंसर देना होगा। मैंने कल इसमें पोल का ऑप्शन देखा था, लेकिन वो पोल जो है वो पहले से क्रिएट करना पड़ता है। तो मुझे क्वेश्चन सारे इसमें अपलोड करने पड़ेंगे, तब जाके वो पोल क्रिएट होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही आंसर देना है, लेकिन किसी के दबाव में, किसी के आंसर के दबाव में आपको नहीं आना है, ठीक है। कि सामने वाले ने कुछ दिया है, अमित ने कुछ दिया है, प्रीति कुछ बोल रही है, मौमिता कुछ बोल रही है, इसमें आपको दबाव में नहीं आना, ठीक है। सब अपना अपना आंसर दीजिए, और जो दूसरे का आंसर चोरी करेगा, देखना उसका आंसर जरूर गलत होगा, ठीक है। ये मेरा प्रोडिक्शन है, जो दूसरे का आंसर चोरी करेगा उसका आंसर जरूर गलत होगा, ठीक है। तो अगर आप गलत करवाना चाहते हैं अपना आंसर, तो जरूर से दूसरे का आंसर दिखाइएगा, केपी ने क्या कहा है, ठीक है। चलिए देखिए, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेडिंग इनमें से किसके द्वारा पोस्टुलेट की गई है? मॉर्गन, टूजो विल्सन, या फिर पिचन, या फिर हैरी हेस? तो इसका तो बहुत ही आसान जवाब है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हैरी हेस है। हैरी हेस ने ये कॉन्सेप्ट दिया है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या बताया गया है कि समुद्र जो है तल, समुद्र तल प्रसरण इसको हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पर समुद्र अधस्थल संकल्पना लिखा हुआ है, लेकिन इसको समुद्र तल प्रसरण कहते हैं। ये बताते हैं कि समुद्र कैसे करके फैल रहा है, और उसी वजह से सारे लैंडफॉर्म जो है वो क्रिएट होते हैं, क्योंकि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, तो अलग अलग लैंडफॉर्म इससे ही बनते हैं। टूजो विल्सन को हम क्यों जानते हैं? और हैरी हेस ने ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी दी है, मैं आपको बता दूं। टूजो विल्सन को क्यों जानते हैं, बताइए, क्यों जानते होंगे, फटाफट बताइए। हाँ, इन्होंने प्लेट शब्द का इस्तेमाल किया है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, मोना लोआ। मोना लोआ एक हवाई, एक आइलैंड है। मोना लोआ हवाई पर एक आइलैंड है। ये क्यों फेमस है? क्या ये बॉटनिकल गार्डन है? क्या ये आपका मॉनिटरिंग सी लेवल राइज कर रहा है सिंस 1950, या फिर ये रेनफॉल को मॉनिटर कर रहा है, या फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को 1957 से मॉनिटर कर रहा है? 1 2 3 4, या ABCD भी आप इसको कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कहिए। ओके, डी। ओके, तो सभी का डी ऑप्शन आ रहा है लगातार, ठीक। तो इसका सही जवाब क्या है? कुछ और हो सकता है? सभी पोल में आंसर, सभी इसमें कमेंट में आंसर देना है, कोई चुप नहीं रहेगा। जो चुप रहेगा उसको अभी अभी आके कौवा काटेगा। झूठ बोले कौवा काटे नहीं, चुप रहे कौवा काटे, समझ रहे हो? जो चुप रहेगा अभी अभी आगे कौवा काटेगा। सर, देख, रोटी बना रही हूँ, कैसे सीखूं? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, ठीक है। मैं समझ गया। बाकी मन में जवाब जरूर रखना है, अगर रोटी वोटी भी बना रहे हो तो।
समझ रहे हैं? ये बड़ा अच्छा आइडिया है, तुरंत ऑन करके बोल दो क्लास के बीच में, सर रोटी बना रहे हैं अभी, बस रुक जाओ जरा। गुड मॉर्निंग अजय बाबू, गुड मॉर्निंग, आइए। तो इसका सही जवाब क्या है, देखिए। इसका सही जवाब है, ये कंटिन्यू मोना लोवा हवाई आइलैंड पर है। ये 1950 से 1957 से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। ठीक। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आपको ये वाली क्लास कैसी लग रही है फिर? है, कैसे लगी बताइए, तुरंत एकदम। गुड मॉर्निंग कनक, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। अब देखिए, आइसोहेल, आइसोहेलाइन, आइसोटेक, आइसोनेफ, मैच कीजिए जरा। इन सभी को आपको मैच करना है। कैसे करेंगे, करिए जरा मैच। क्या सही जवाब होगा? गुड मॉर्निंग विभा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। चलो, पहले क्वेश्चन देखो, उसके बाद में देखना मैसेज, ठीक है? फिर उसके बाद मैसेज कर देना। एक सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। और बाकी जो इसको बाद में देख रहे हैं, लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए जूम पर। लाइव क्लास ज्वाइन करने से फायदे ही होंगे। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है विभाग, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, आइसोहेल, आइसोहेलाइन, आइसोटेक, आइसोनेफ, इनका डिटेल्स नीचे दिया गया है, वो आपको मैच करना है। तो एक दो तीन चार में से करेक्ट ऑप्शन क्या है? बस एक दो नहीं बताया, बाकी नहीं बता रहे हैं। चाहते हो कि कौवा काट ले? हम्म, ऐसे ही चाहते हो? ओके। सी ए में कंपटीशन चला हुआ है कि क्वेश्चन का ऑप्शन सी है कि ए है। ठीक है, ज्यादातर जो ऑप्शन है वो तो सी ही आ रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। कैसे करके मैच करेंगे? देखिए, आइसोहेल का मतलब होता है कि वो लाइन जो ज्वाइन करती है हैविंग सेम ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन। मतलब जो सनशाइन है जहां पर सेम ड्यूरेशन में रहता है, तो उसको करते हैं आइसोहेल। अगर आपने ये मैच कर दिया तो इसका मतलब है कि सेकंड ऑप्शन में, ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा सिर्फ एक मैच करने से। फिर आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन का मतलब होता है कि वो प्लेसेस जो कि इक्वल सैलिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसको मैच कर देंगे, फिर इसके बाद थर्ड पे आएंगे। आइसोटेक का मतलब हो गया वैसे प्लेसेस जो कि आपका इक्वल विंड स्पीड को ज्वाइन करते हैं। तो सिर्फ आप इसको भी मैच कर दीजिए तो भी हो जाएगा। आइसोनेफ का मतलब हो गया लास्ट में कि एवरेज परसेंटेज ऑफ क्लाउडीनेस। इसके अनुसार हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया फोर्थ। ठीक है, और ये सभी मैंने आपको कार्टोग्राफी की क्लास में बताए हुए हैं, तो आपको इनमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं बात? मैसेज देने में, हाँ ये तो है। अब बताइए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओनली ट्रूली कंटिन्यूअस प्रेशर बेल्ट ओवर ऑन द अर्थ इज, इनमें से कौन सी एक प्रेशर बेल्ट है जो कि जिसको हम सच में या वास्तविक रूप से कंटिन्यूअस या कंटिन्यू कह सकते हैं? कौन सी प्रेशर बेल्ट है इनमें से? सदर्न हेमिस्फीयर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सब ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, या सदर्न हेमिस्फीयर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट? ठीक है, क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं? सी, सी, डी, सी।
CCDC, ऐसे ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? कंटिन्यूस प्रेशर बेल्ट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि ऐसी कौन सी प्रेशर बेल्ट है जो कि पूरे अर्थ के या फिर इस ग्लोब पर कंटिन्यू मिलती है। कि प्रेशर बेल्ट ऐसे भी होती हैं जिनका नाम तो प्रेशर बेल्ट है, लेकिन वो सेल्स के रूप में मिलती हैं, ऐसे सेल है ना। जो जितनी नॉर्थ हेमिस्फीयर में बेल्ट है, वो सब के सब ज्यादातर सेल के रूप में ही मिलती हैं। यहाँ तक कि हम बात करें जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, वो भी हमें कंटिन्यू नहीं बल्कि एक सेल के रूप में मिलती है। कारण क्या है इसका? कारण है लैंड और वाटर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर लैंड और वाटर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उससे फर्क क्या पड़ता है? टेम्परेचर में फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर में फर्क पड़ेगा तो एयर प्रेशर में फर्क पड़ेगा। करेक्ट है। टेम्परेचर से प्रभावित होगा एयर प्रेशर। अब जाहिर सी बात है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में एयर प्रेशर और टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। तो फिर इक्वल कहाँ पर रहेगा? साउथ हेमिस्फीयर में, जहां पर कि ज्यादातर जो भाग है वो वाटर बॉडी है। करेक्ट है। तो जाहिर सी बात है, साउथ की ही कोई एक ऐसी प्रेशर बेल्ट होगी जो कि कंटिन्यूस प्रेशर बेल्ट हम जिसको कह सकते हैं। अब इनमें से कौन सी ऐसी बेल्ट है? सदर्न हेमिस्फीयर सब ट्रॉपिकल तो नहीं, सब ट्रॉपिकल तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के नजदीक है। तो यहाँ पर अमेरिका का साउथ वाला भाग और बाकी जो अफ्रीका का साउथ वाला भाग है, ये सब आएंगे। तो बचा क्या? सदर्न हेमिस्फीयर सब पोलर लो प्रेशर, पोलर के पास है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका गलत हो जाएगा। बाकी से हमने कर दिए गलत। क्लियर है बात? इस तरीके से आपको सोचना है। क्वेश्चन के बारे में सोचिए, कह क्या रहा है। इनमें से कौन सी दो ग्लोबल विंड हैं जो ओरिजिनेट होती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से? बताइए। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ओरिजिनेट होती हैं। बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन ए पोलर ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज, ऑप्शन बी ट्रेड विंड्स एंड पोलर ईस्टर्लीज, ऑप्शन सी कह रहा है या थर्ड ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज, और डी बोल रहा है चिनूक और फॉन। बताइए जरा सही जवाब। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है सभी का? सी ऑप्शन ज्यादातर आ रहा है। सी के अलावा भी कोई है? एक दो या चार में से कोई नहीं है? अकेले छोड़ दिया बाकी सबको? तो लॉक कर दिया जाए सी को। कंफर्म? कंफर्म एकदम? ओके, ठीक है, डील डन हो गई। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है, ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज। कैसे करके? तो ये देखिए जरा, ये इक्वेटर है, ये 30-35 वाली प्रेशर बेल्ट है। 30 से 35 डिग्री नॉर्थ की या साउथ की, किसी की बात कर लीजिए। तो यहाँ से इक्वेटर की तरफ एक हवाएं चलती हैं एसी प्रेशर बेल्ट से, जिनको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। बोलते हैं ट्रेड विंड्स। और यहीं से 60-65 की तरफ, 60-65 डिग्री की तरफ हवाएं चलती हैं, जिनको बोलते हैं वेस्टर्लीज। क्या बोलते हैं? वेस्टर्लीज। भारत का जो मानसून है वो ट्रेड विंड से प्रभावित होता है या फिर वेस्टर्लीज से या फिर पोलर विंड से? बताइए जरा, भारतीय मानसून किससे प्रभावित होता है? ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज या पोलर विंड? फटाफट बताइए कमेंट करके। ओके, वेस्टर्लीज कौन कौन बोल रहा है ये? पहले तो सामने आ जाओ। रिवीजन नहीं किया? महान। और ट्रेड विंड भी कहाँ की ट्रेड विंड? नॉर्थ की या साउथ की? नॉर्थ की या साउथ की ट्रेड विंड? नॉर्थ की कौन बोल रहा है? साउथ की ट्रेड विंड है जो आगे आकर के यहाँ पर नॉर्थ के ट्रेड विंड के रूप में बनती है। ये साउथ से आ रही है, बताया था ना आपको। साउथ की ट्रेड विंड है ये, इसी का कंटिन्यूएशन है जो नॉर्थ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर NTCZ बना हुआ है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि NTCZ क्या है, नॉर्थ ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। नेक्स्ट देखिए,
अच्छा, नहीं नहीं, मैंने आपको बोला भी नहीं कि आपने वैसे बोला है। रोने धोने की कोई बात नहीं है, चिंता मत करो। देखिए, एक एयरक्राफ्ट है जो कि 10 डिग्री किलोमीटर ऊंचाई पर फ्लो कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, और यहाँ पर इसका तापमान है -40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपको बताना है कि ग्राउंड पर कितना तापमान हो रहा होगा। ग्राउंड पर बताइए जरा, कितने 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और ग्राउंड पर इतना है, मतलब ये तो आसमान में है ऊपर। बताइए जरा, सही जवाब इसका क्या होगा? तो पोल तो है नहीं, आप फटाफट बता दीजिए। डी वाले भी हैं? ओके, तो सही ऑप्शन क्या है इसका? डी वाले कह रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस। ओके ओके। अब देखिए कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है। आप जानते हैं ना कि सरफेस से जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर किस रेट से डिक्रीज होता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1000 मीटर की रेट से डिक्रीज होता है, करेक्ट है? अगर आप इसको, ये 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर है, तो हमें 10 किलोमीटर का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6.5 को गुणा कर देना पड़ेगा किससे? 10 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 65 डिग्री सेल्सियस। ये टोटल टेम्परेचर है। लेकिन यहाँ तो माइनस में है ना, तो पहले हम माइनस को कंप्लीट करेंगे, मतलब कितना हो जाएगा? 0 तक लाने पे 40 हो जाएगा। नीचे की तरफ आते गए, 0 पे पहुंचे तो मतलब 40 पे पहुंचेंगे, मतलब हम 0 पे पहुंचेंगे तो तापमान अभी प्लस में जाने के लिए कितना बचेगा? 25 बचेगा, करेक्ट है ना? अभी इतना दिमाग नहीं खुला, क्यों नहीं खुला? खोलो दिमाग को, देखो कि क्या है उसके अंदर, समझ रहे हैं? दिमाग खोलो और देखो उसके अंदर क्या है। दिमाग ही है तो उसको और दौड़ाओ। ठीक है, अब आ गया समझ में? देखो, हाँ मैं बताता हूँ, देखो आप फिर से पूछ लो। आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, सरफेस पर है टेम्परेचर कितना, आपको बताना है कि सरफेस पर टेम्परेचर कितना है। अब ठीक है, और आपको इसने बताया है कि 10 किलोमीटर ऊपर, ये 10 किलोमीटर ऊंचाई है, यहाँ पर तापमान है -40 डिग्री सेल्सियस, और सरफेस पर कितना होगा ये आपको बताना है। ऊंचाई कितनी है? 10 किलोमीटर है। अब रेट तो आप जानते हैं कि 6.5 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज होता है, वो 1 किलोमीटर का है। हमें अगर 10 का निकालना है तो 10 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा टोटल 65 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमें शुरुआत यहाँ से करनी है, -40 से। टोटल है कितना? 65। अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो -39, 38, 37 इस तरीके से जाते जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर आ गया आपका 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री आ गया। अब माइनस के बाद 0 आ गया, इसके बाद प्लस होगा ना, 40 तक आपका 0 पे आएगा। 40 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 25 तक आएगा। आ गया समझ में? वेरी गुड, आ गया समझ में। इसको कहते हैं दिमागदार इंसान की पहचान। वेरी गुड, समझ गए सभी? तभी तो मैं कहता हूँ हम सब बहुत दिमागदार हैं। खोल के मत देखना, चला खोल के देखे और डर के खुद, ये क्या है हमारे दिमाग में, क्या भरा पड़ा था अभी तक इतना। ठीक है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मजाक में। दिल पे मत लेना कि मैं कहीं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में कुछ नहीं है, खाली है या फिर कुछ और भरा है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है,
अंकित भी ज्वाइन कर रहे हैं? अच्छा, आगे देखिए जरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर कंडेंसेशन? बताइए जरा, कौन से इसमें नेसेसरी कंडीशन नहीं है? सैचुरेशन, सरफेस, हाई एल्टीट्यूड, वाटर वेपर, बताइए। ओके, बी, बी, सी, ज्यादातर बी या फिर सी ऑप्शन आ रहे हैं। और एक बात सभी ध्यान से सुनिए, शेयर कीजिए, शेयर इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाइए कि क्लास चल रही है। ठीक है, बाकी मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि क्लास चल रही है, तो आप शेयर कीजिए, ठीक है। सबको बताइए कि क्लास इस समय पर चल रही है। उसका सही ऑप्शन क्या है? अब देखिए, कंडेंसेशन के लिए जरूरी है सैचुरेशन का होना। अगर हवा सैचुरेटेड नहीं होगी, यानी संतृप्त नहीं होगी, जितनी नमी उसमें आ सकती है नहीं आएगी, तो क्या कंडेंसेशन स्टार्ट होगा? जैसे आपके सामने मान लीजिए खाना रखा हुआ है, तो आप खाना तब तक वापस नहीं भेजेंगे या फिर बंद नहीं करेंगे जब तक आप सैचुरेट ना हो जाए। तो इसीलिए सैचुरेशन होना कंडेंसेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो ये तो गलत हो गया, तो है आवश्यकता है इसकी, ये बोल रहा है कि नॉट नेसेसरी। सरफेस, सरफेस का मतलब सिर्फ ग्राउंड सरफेस नहीं, मतलब ऐसी सरफेस जिस पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो सकता है, तो ये भी करेक्ट है, इसका सरफेस का होना जरूरी है। अब वो सरफेस देखिए, कोई ग्राउंड सरफेस हो सकती है, वो किसी आपका किसी भी चीज की सरफेस हो सकती है, जैसे वेजिटेशन है, या फिर सॉइल है, या फिर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं। अब दूसरा, वाटर वेपर। अब कंडेंसेशन के लिए वाटर वेपर का तो होना बहुत जरूरी है, पहले वाटर बनेगा, फिर वाटर होगा, उसका वेपर बनेगा, वेपराइजेशन होगा, फिर वही कंडेंसेशन के रूप में हमें दिखाई देगा। तो ये भी होना जरूरी है। बिना वाटर वेपर के क्या कंडेंसेशन हो जाएगी? नहीं होगी, ये तो नेसेसरी है, इसलिए ये गलत हो गया। अब बचा हाई एल्टीट्यूड। क्या कंडेंसेशन या संघनन सिर्फ और सिर्फ आपको हाई एल्टीट्यूड में ही दिखाई देगा? क्या आपने कभी नीचे सरफेस के पास, ग्राउंड सरफेस के पास कंडेंसेशन नहीं देखा है? चलो बताओ मुझे, क्या आपने सरफेस के पास कंडेंसेशन नहीं देखा है? जल्दी बताइए, किस किसने देखा है, किस किसने नहीं देखा है? देखा है? किस रूप में देखा है बताओ? किस रूप में देखा है सरफेस पर कंडेंसेशन? वेरी गुड। जो पाला होता है, ओस होती है। तो कंडेंसेशन देखिए कहीं पे भी हो सकता है, ऊपर बहुत ऊंचे आसमान भी हो सकते हैं, और नीचे पाला के रूप में भी आपको दिखाई दे सकता है ना, जो पाले की बूंद होती है वो सब। तो ये किसी भी अल्टीट्यूड पर आपको हो सकता है, इसमें हाई अल्टीट्यूड का होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है, इसीलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हाई अल्टीट्यूड। करेक्ट है। अब नेक्स्ट बताइए, असर्शन रीजन का। असर्शन पढ़ते हुए आपको हमेशा रीजन अपने दिमाग में सोचना है, जो कि बात मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। असर्शन पढ़िए, रीजन अपने दिमाग में सोचे, क्योंकि रीजन जबरदस्ती पढ़ेंगे, नीचे पहले रीजन पढ़ लेंगे तो दिमाग अपने आप इसको अ, जोड़ने की कोशिश करेगा कि यही वाला ऑप्शन ठीक होगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा ही करेक्ट है, लेकिन सही आपको खुद खोजना है। लैंड सरफेस heated more quickly and greater extent than the water surface when is subject to equal amount of insolation. The specific heat of land is more than water. बताइए जरा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? देखिए, समान आपतन में जमीन की सतह की तुलना में जो जल सतह की तुलना में जमीन जो स्थल भाग है वो तेजी से गर्म होता है। जमीन का विशिष्ट जल तापमान वो जल के विशिष्ट तापमान से अधिक होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुड मॉर्निंग मीनू, गुड मॉर्निंग। तो सभी क्या जवाब दे रहे हैं ज्यादातर? ओके, बी या फिर सी ऑप्शन ज्यादा दे रहे हैं। तो इसका सही जवाब है, देखिए, लैंड सरफेस बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट है।
ओके। और वाटर बॉडी देर से गर्म होती है। कारण क्या है? वाटर देखिए गतिशील है, डायनामिक है, ठीक है। साथ ही इसमें लगभग 300 मीटर की गहराई तक, 200 मीटर की गहराई तक, जिसको हम फोटिक जोन बोलते हैं, सूर्य की किरणें जाती हैं। तो उसको बहुत बड़े क्षेत्रों को गर्म करना पड़ता है, उसमें करंट चलती है, कन्वेक्शन करंट चलती है, तो इसलिए इसमें देर से गर्म होता है। तो बात करेक्ट है। तो यहाँ पर अगर ये स्पेसिफिक हीट के बारे में बात कीजिए, तो स्पेसिफिक हीट लैंड के ज्यादा नहीं बल्कि समुद्र भाग की ज्यादा होती है। कैसे? स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उसका स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो स्थल भाग की स्पेसिफिक हीट कम होती है, क्योंकि इसमें 10 सेंटीमीटर तक की किरणें जा पाती हैं, तो बहुत जल्दी ये गर्म हो जाता है। लेकिन वाटर बॉडी में 200 मीटर की गहराई तक सूर्य किरणें चली जाती हैं, तो इसलिए इसको गर्म होने में समय लगता है। इसलिए ए सही है, लेकिन आर आपका गलत है। क्लियर है बात? चलिए इसका बताइए। आपसे पूछ रहा है इसमें, नॉट, इनमें से कौन सा एक फीचर है जो कि नॉट इनहेंस द इनस्टेबिलिटी ऑफ एयर। हवा की इनस्टेबिलिटी को कौन इनमें से इनहेंस नहीं करता है? बताइए जरा। ओके। अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और सीधा करके देखना है, क्योंकि इस तरीके के सवाल आपको उल्टे दिखाई दे सकते हैं। उल्टे दिखाई दे सकते का मतलब क्या है, अभी बताते हैं कि क्या है इसका मतलब। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हवा की इनस्टेबिलिटी को इनहेंस नहीं करता है, यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं दूसरे तरीके से, कि स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, स्टेबिलिटी को। करेक्ट है। जो इनस्टेबिलिटी को इनहेंस नहीं करेगा वो स्टेबिलिटी को इनहेंस करता होगा, ठीक है ना। अब देखिए, रेडिएशन कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस आफ्टर सनसेट। अब देखिए, अर्थ का सरफेस अगर कूल होगा, ठंडा होगा, है ना, ठंडा होगा, तो हवा नीचे से ठंडी है। अगर हवा ठंडी है तो क्या वो, उसका टेम्परेचर कम होगा, इसका मतलब एयर प्रेशर उसका हाई होगा। हाई एयर प्रेशर के कारण क्या हवा ऊपर उठेगी? फटाफट बताइए। हाई एयर प्रेशर के कारण से हवा ऊपर उठेगी या नहीं उठेगी? क्या हो गया? नहीं उठेगी, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम कि इनस्टेबिलिटी को इनहेंस नहीं करता है। इनस्टेबिलिटी को इनहेंस कौन करेगा? सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, हाई टेम्परेचर हो जाए और लो प्रेशर हो जाए, हवा लो प्रेशर के कारण से ऊपर उठ जाएगी, इनस्टेबिलिटी को इनहेंस करता है ना। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है वो इनस्टेबिलिटी को इनहेंस नहीं करता है। सरफेस का ठंडा हो जाना, रेडिएशन के कारण से सरफेस का ठंडा हो जाना, ये इनस्टेबिलिटी को इनहेंस नहीं करता है। अब रेडिएशन कूलिंग फ्रॉम क्लाउड टॉप और हीटिंग एंड एयर मास बिलो, और नीचे से हीट होगा, वार्म सरफेस होगा, तो जाहिर सी बात है। इंटेंस सोलर हीटिंग इन द लोअर मोस्ट एटमोस्फेयर, तो भी करेक्ट है। अब इसमें ये वाला जो ऑप्शन है, रेडिएशन कूलिंग फ्रॉम क्लाउड टॉप, ऊपर से, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है करेक्ट ऑप्शन। ज्यादा अगर आपको नजदीकी ऑप्शन लगाना हो तो आप फर्स्ट ऑप्शन को लगा सकते हैं, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो सकता है, क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, क्लाउड के टॉप से बात हो रही है। नीचे से अगर हवा गर्म या ठंडी होती है तो उसमें स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी होगी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, द स्पीड ऑफ ओशन करंट इज अबाउट, कोई बात नहीं, कोई बात, फटाफट बताइए। तो ओशन करंट की स्पीड है वो कितना होती है? 2% ऑफ प्रेवेलिंग विंड, 4% ऑफ प्रेवेलिंग विंड, 6% या फिर 8%? यानी कि जो हवाएं होती हैं, प्रेवेलिंग विंड्स होती हैं, वो कितना होती हैं, मतलब ओशन करंट हवाओं का कितना परसेंट होती है? तो सही जवाब क्या है इसका? क्या ऑप्शन आ रहे हैं देखिए जरा। ओके, ए ऑप्शन ज्यादातर आ रहा है, ए या बी। तो सही जवाब है इसका ए, यानी कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, ओशन करंट हवाओं से ही ड्रिवन होती हैं।
सही जवाब देखिए क्या है, एक फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि जो ओशन करंट है ये हवाओं का, प्रेवेलिंग विंड्स का केवल 2% होती है। ठीक है, हाँ या तो ये भी कह सकते हो आप, ठीक है एकदम। तो इसी कारण से हमारा, हाँ ये वाला देखो, इसमें ना जो क्लाउड का टॉप है ऊपर से, वो लीस्ट इम्पैक्ट डालता है किस पे, आपका इनस्टेबिलिटी ऑफ द एयर पे। तो ये इनहेंस नहीं करेगा, इसलिए ये ऑप्शन इसके हो सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका इस वाले का फर्स्ट। इसके बाद, इनमें से कौन सा एरा है जिस समय पर जो ओशन वाटर है वो आइसबर्ग फ्री था? बताइए जरा कौन सा है। आर्कियन, पैलेजोइक, कैनोजोइक और मेसोजोइक। कौन सा ऐसा एरा है जो आइसबर्ग से फ्री था एकदम? क्या कहेंगे आप उसे? ओके, डी 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 डी। सही जवाब है इसका डी ही है। मेसोजोइक वो एरा है जिस समय पर जो बर्फ है वो पिघल गई थी, तो समुद्र में कोई भी आइसबर्ग नहीं थे, फ्री था आइसबर्ग से। लेकिन जब आइस जम गई थी, अभी रिसेंट जो गुंज मेंडल रेस फॉर्म आए हैं, तो वो कौन से एरा में आए हैं, ये आप बता सकते हैं? प्लीस्टोसीन, वेरी गुड। सैलिनिटी आइसबर्ग की, जो आइस की, समुद्र की आइस की सैलिनिटी रहती है कितने से कितने परसेंट के बीच में? नहीं, समुद्र के आइस की जो सैलिनिटी, उसमें भी सैलिनिटी होती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि समुद्र का जो पानी है उससे आइस जब जमता है तो वो एकदम से फ्रेश वाटर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें भी 3 से 10% के बीच में सैलिनिटी होती है, बहुत कम होती है। 3 से 10% के बीच में सैलिनिटी होती है, लेकिन होती है सैलिनिटी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, इसका मैच कीजिए फटाफट। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, 20 नंबर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। रिवर और सेडिमेंट। अब आपको इस तरीके के, ऐसा नहीं कि हर सवाल में आप याद करते चल रहे हैं, हर नदी का याद करते चल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं हो पड़ेगा। इस तरीके के फैक्चुअल सवाल कभी कभार आते हैं, वो हमेशा नहीं आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ये आएगा ही आएगा, ऐसा भी नहीं है। तो सही जवाब इसका क्या है? तो देखिए, गंगा का आप मैच कर दीजिए 1600 टन पर ईयर, इससे भी ज्यादा, जिसकी घात 4 टन पर ईयर। फिर मेकांग का अगर आपने ये मैच कर दिया, तो मेकांग का 1000 में मैच कर दीजिए। और ब्रह्मपुत्र का आपका एक, और ये हो गया आपका 500। इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। तो ठीक है, ये है आज का सेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा आज का सेशन। अब हम मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।